चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर कॉमन प्रॉब्लम के अंदर अपन आज पढ़ेंगे नियोनेटल कन्वल्जन्स। ठीक है, नियोनेटल कन्वल्जन, कन्वल्जन का मतलब होता है ऐठन। ठीक है ना, कन्वल्जन का मतलब होता है ऐठन। ऐठन मतलब कि बच्चा क्या करता है, शरीर को मोड़ता है, अकड़ा देता है। ठीक है, उसको ऐठन बोलते हैं। ऐठन का मतलब तो अपन कॉमनली सब समझते ही हैं। ठीक है, अब ये ऐठन होती क्यों है? ठीक है, अब अपने शरीर का जो सही संचालन होता है वो कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, अब मान लो तंत्रिका तंत्र में कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है, कुछ भी मान लो इंजरी हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया, या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, या फिर मान लो तंत्रिका तंत्र को जो चलाते हैं केमिकल, सोडियम पोटेशियम वगैरह, ठीक है, उनके अंदर कमी आ गई या फिर ज़्यादा हो गए या कम हो गए, इस प्रकार से कोई भी अगर व्यवधान उत्पन्न होता है तंत्रिका तंत्र के अंदर, तो क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र के अंदर से कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं, कुछ ऐसे सीक्रेशन नहीं कह सकते, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो शरीर के अंदर ऐठन उत्पन्न करते हैं। समझ गए? तो जब तंत्रिका तंत्र के अंदर कोई विकृति आती है तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल्स का सीक्रेशन किया जाता है जिससे क्या होता है, शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर ऐठन उत्पन्न होती है। ठीक है ना, अब ऐठन उत्पन्न होती है तो अपन को पता चलता है कि इसके किसी तंत्रिका तंत्र के अंदर डिफेक्ट आ गया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नियोनेटल ये कन्वर्जन है, ये क्या है, खुद एक बीमारी नहीं है। नियोनेटल कन्वर्जन क्या है? बीमारी नहीं है, बीमारी का एक लक्षण है। ठीक है ना, अब कन्वर्जन कब आएंगे? जब तंत्रिका तंत्र खराब होगा। तो कन्वर्जन आए इसका मतलब उनको क्या करना है? कन्वर्जन कोई बीमारी नहीं है। कन्वर्जन क्यों आए? क्योंकि तंत्रिका तंत्र खराब है। तो बीमारी तो कौन होगी? तंत्रिका तंत्र हो गया, उसका लक्षण क्या प्रकट हो गया? कन्वर्जन। ठीक है ना, तो नियोनेटल कन्वर्जन एक बीमारी नहीं होकर के बीमारी का एक लक्षण है। ठीक है ना, कौन सी बीमारी है? किसकी बीमारी है? कि तंत्रिका तंत्र की बीमारी, यानी तंत्रिका तंत्र में कोई असामान्यता उत्पन्न होती है तो क्या होता है? कन्वर्जन उत्पन्न होते हैं। अब कन्वर्जन उत्पन्न क्यों होते हैं? क्योंकि तंत्रिका तंत्र के अंदर जब कोई डिफेक्ट आता है, कोई असामान्यता आती है, उस समय क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया नियोनेटल कन्वर्जन के बारे में। कि कन्वर्जन, नियोनेटल कन्वर्जन होते क्या हैं? कि तंत्रिका तंत्र की कोई असामान्यता के कारण तंत्रिका तंत्र से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो शरीर के अंदर ऐठन उत्पन्न करते हैं। अब ये ऐठन किस किस प्रकार की हो सकती है? ठीक है, ऐठन किस प्रकार की हो सकती है कि हाथ पैर मोड़ सकते, जैसे मान लो हाथ को यूँ कर लिया, पलके को झपकाना, बार बार पलकों को झपकाना। सामान्य तो बच्चा थोड़ी देर में पलके झपकाता, लेकिन जब कन्वर्जन आते हैं तो वो बहुत अधिक बार पलके झपकाता है, सामान्य से अधिक बार पलके झपकाना। जो भौएँ हैं, भौएँ को फड़काना, होठ को बीचना, मुंह को बीचना, दांतों को बीचना, ठीक है, मुट्ठियों को बीचना, हाथों को फोल्ड कर देना, ठीक है, और साथ में सांस रोक देना। ठीक है ना, ये सब ऐठन के साथ में क्या होती है? बच्चे की सांस भी रुक जाती है। ठीक है ना, तो ये सब होती है प्रक्रिया जो कहाँ होती है? नियोनेटल कन्वर्जन के अंदर। तो नियोनेटल कन्वर्जन के ये लक्षण हो गए। कौन से? पलकों को झपकाना, भौएं को फड़काना, दांतों को बीचना, मुट्ठी को बंद करना, जीभ को काटना या फिर होठों को काटना। इस प्रकार से ये इसके सारे जो ये लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लक्षणों की बात। अब ये क्यों होते हैं? ये तो अपन ने इसकी डेफिनेशन के अंदर देख लिया कि क्यों होते हैं। क्योंकि तंत्रिका तंत्र के अंदर कोई न कोई डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब तंत्रिका तंत्र के अंदर कोई न कोई असामान्यता आती है? तो वैसी कुछ ये कॉमन लिखे हुए हैं कॉज या इटियोलॉजी कह सकते हैं इसको, यानी इन कारणों की वजह से जो तंत्रिका तंत्र के अंदर डिफेक्ट आता है। तो इसके अंदर सबसे पहला है बर्थ एक्सपेजिया। बर्थ एक्सपेजिया का मतलब जब बच्चा जन्मता है और उस समय नहीं रोता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोना चाहिए, लेकिन अगर कई दफ़ा क्या होता है, बच्चा फंसा हुआ होता है, या फिर मान लो कोई भी बच्चा फंसा होता है, या मान लो कॉर्ड लपेटी हुई होती है गले के, ठीक है, तो उस समय उस कंडीशन के अंदर बच्चा नहीं रोता है कई बार, तो वो क्या कंडीशन क्या कहलाती है? बर्थ एक्सपेजिया, यानी जन्म के तुरंत बाद नहीं रोना, उसको कहते हैं बर्थ एक्सपेजिया। ठीक है ना, तो बर्थ एक्सपेजिया होता है तो क्या होता है कि बच्चा सांस नहीं ले पाता। अब सांस नहीं ले पाता तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की ब्रेन के अंदर कमी हो जाएगी तो क्या होगी? वहाँ की कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा? ब्रेन क्या है? पूरा तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तो वो तंत्रिका तंत्र के अंदर गड़बड़ हो गई, तो ये बर्थ एक्सपेजिया की वजह से गड़बड़ हो जाती है। दूसरा इंट्राक्रेनियल इंजरी। इंट्रा का मतलब अंदर, क्रेनियल का मतलब माइंड में। ठीक है ना, दिमाग में या ब्रेन में, सॉरी दिमाग नहीं कह सकते, ब्रेन में कह सकते हो। तो इंट्राक्रेनियल इंजरी यानी ब्रेन के अंदर कोई चोट हो जाना। जन्म के समय चोट हो सकती है, जन्म के बाद में चोट हो सकती है। ठीक है ना, तो चोट की वजह से भी क्या होता है? ब्रेन क्या पूरा तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर चोट हो गई तो असामान्यता हो गई, असामान्यता हो गई तो कन्वर्जन आता है। इसलिए देखा होगा कई रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, किसी को हेमरेज होता है तो कई बार क्या होता है? ताने आ जाती है।
ठीक है ना। तो ताने क्यों आती है? क्योंकि उनके तंत्रिका तंत्र को चोट पहुंची है, ठीक है ना। तो इंट्राक्रैनियल इंजरी। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम क्या करता है? हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है ना, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब अगर कैल्शियम कम है तो हार्ट की स्ट्रेंथ कम होगी तो माइंड को या तंत्रिका तंत्र को पूरा प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसके अंदर असामान्यता उत्पन्न होगी। तो अगर कैल्शियम कम होता है, हाइपो का मतलब कम, अगर कैल्शियम कम होता है तो भी है जो कन्वर्जन आ सकते हैं, ठीक है। फिर है हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया शब्द होता है सोडियम के कारण। हाइपो का मतलब कम, नेट्रीमिया का मतलब सोडियम, ठीक। तो ब्लड के अंदर सोडियम की कमी, मिया शब्द लगता है ब्लड के लिए। हाइपोकैल्सीमिया यानी कम, हाइपो का मतलब कम है, कैल्शियम, मिया यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होना, ब्लड के अंदर सोडियम की कमी होना। सोडियम कम होता है तो भी है जो कन्वर्जन आ सकते हैं, तंत्रिका तंत्र के अंदर असामान्यता उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड का मतलब तरल, शरीर के अंदर तरल पदार्थों का इम्बैलेंस होना, या तो तरल पदार्थ ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। ये सब इनकी जो मात्रा होती है, इनकी पर्टिकुलर मात्रा होती है ब्लड के अंदर, अगर इनका कम हो जाना या अधिक हो जाना तो भी है जो तंत्रिका तंत्र को वो डिपेंड करता है। क्योंकि तंत्रिका तंत्र का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी होती है वैसा सिस्टम होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से चलता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर सही नहीं होंगे तो तंत्रिका तंत्र सही काम नहीं करेंगे, तो सही काम नहीं करेंगे तो ताने आ जाएगी, ठीक है ना। फिर है सेप्टिसीमिया। सेप्टी का मतलब इन्फेक्शन, मिया मतलब ब्लड, यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन। ब्लड के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है और बहुत अधिक इन्फेक्शन होता है तो भी बच्चे को कन्वर्जन आ सकते हैं। फिर नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर मैंने ये बताया था कि पीलिया या बिल्डुबिन जाकर के दिमाग में जम जाता है और जिसकी वजह से ताने आती है, उसको अपन कहते हैं कर्निक्टर्स। तो नियोनेटल जॉन्डिस या कर्निक्टर्स के अंदर, या कर्निक्टर्स हो जाता है या फिर मान लो पीलिया जाकर के जम जाता है ब्रेन के अंदर, तो भी बच्चे को ताने आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिजीज है या कुछ कॉमन असामान्यता है जिसकी वजह से तंत्रिका तंत्र खराब हो सकता है और ताने आ सकती है, ठीक है ना। तो ये कॉज हो गए। अब है डायग्नोसिस। अब बच्चे को ताने आ रही है, अब क्यों आ रही है ताने, इसका अपन कैसे पता लगाएंगे? मान लो इतने सारे कारण हैं, इन कारणों में से कौन से कारण की वजह से कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं? ब्लड शुगर और इलेक्ट्रोलाइट की जांच का मेजरमेंट करते हैं। शुगर नाप ली, इलेक्ट्रोलाइट का मेजरमेंट कर दिया, तो अपन ने देखा मान लो इलेक्ट्रोलाइट और शुगर वगैरह ये सब नॉर्मल है, तो ये बात पूरी हो गई। फिर बाद में एक्सरे करवाते हैं, किस लिए? कहीं चोट तो नहीं है। CSF एग्जामिनेशन, CSF एग्जामिनेशन इसलिए करवाते हैं सेप्टिसीमिया वगैरह को देखने के लिए या फिर इन्फेक्शन देखने के लिए। CSF क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी रीढ़ की हड्डी का पानी, ठीक है ना। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये क्या करते हैं? रीढ़ की हड्डी में से निकालते हैं, फिर उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो CSF एग्जामिनेशन हो गया। या लास्ट में करवाते हैं CT स्कैन करवाते हैं और EEG करवाते हैं। EEG क्या होती है? जैसे एक ECG होती है जो चेस्ट के ऊपर कुछ कॉर्ड चिपका करके उसकी एक ग्राफिंग निकाली जाती है, ग्राफ के जैसा निकाला जाता है, वैसे वैसे EEG भी होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एन्सेफेलो शब्द होता है ब्रेन के लिए। तो सिर के अंदर भी ऐसे ऐसे सेंसर लगा करके उसका भी है जो ग्राफिकल रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उसको अपन EEG कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है ना। तो EEG भी है जो कन्वर्जन क्यों आ रहे हैं इसका पता लगाने के लिए कर दी जाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई, कॉज हो गए। कॉज तो नर्वस सिस्टम के अंदर असामान्यता होने पर इसको अपन ईटियोलॉजी कह सकते हैं कि इसके सहायक कारण कौन से हैं, ठीक है ना। ईटियोलॉजी, ये ईटियोलॉजी हो गई, ये डायग्नोसिस हो गया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन देखते हैं कन्वर्जन का मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन देखो, मैनेजमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट और एक नर्सिंग मैनेजमेंट, या फिर सर्जरी होती है तो सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अपना मेडिकल मैनेजमेंट है, यानी अपन दवाई के द्वारा कैसे अपन कन्वर्जन को ठीक करेंगे। तो उसके अंदर क्या है? प्रोवाइड IV फ्लूइड, यानी उसको IV फ्लूइड देना है, ड्रिप चढ़ानी है। क्यों चढ़ानी है? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोलाइट को अपन को बैलेंस करना है, फ्लूइड को बैलेंस करना है। दूसरा क्या है? कन्वर्जन आएंगे तो बच्चा को दूध वगैरह नहीं पी पाएगा, तो उसके न्यूट्रिशन लेवल को प्रॉपर रखने के लिए, फ्लूइड लेवल को प्रॉपर रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को प्रॉपर रखने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रोवाइड IV फ्लूइड देते हैं, IV फ्लूइड उसको चढ़ाते हैं। फिर दूसरा है मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं। सोडियम कम है तो सोडियम की ड्रिप लगाते हैं, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम की ड्रिप लगाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन जो इलेक्ट्रोलाइट को
बैलेंस करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है प्रोवाइड एंटी कन्वर्जेंस ड्रग, यानी ऐसी दवाई जो ताणों को रोके वो दवाई देते हैं, जैसे फेनिटोइन हो गया, फिनोबार्बिटोन हो गया, इस प्रकार की दवाई है जो अपन कन्वर्जन को रोकने के लिए देते हैं। ठीक है, फिर है ऑटो इनहेलेशन, मैंने बताया कि सांस रोक लेता है बच्चा। ठीक है, और क्या था, सीक्रेशन भी आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से मान लो उसको साइनोसिस वगैरह हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन लगाते हैं। ताना आएगी तो ऑक्सीजन लगाएंगे, क्योंकि सांस रोक लेता है और ऑक्सीजन की कमी है जो बॉडी के अंदर हो जाती है। फिर मान लो नॉर्मली सांस लेता भी है तो है जो पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए अपन क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ी ऑक्सीजन देते हैं। और क्या करते हैं, सेप्टिसीमिया वगैरह हो, खून के अंदर इन्फेक्शन हो, तो अपन क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। अपन एज ए नर्स कन्वर्जन आ रहे हैं किसी बच्चे को, तो अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात होती है सेफ्टी की, सुरक्षा की। अगर किसी बच्चे को कन्वर्जन आ रहे हैं तो उसको सुरक्षित स्थान पे सुलाना है। सुरक्षित स्थान मतलब जैसे मान लो किसी बेड पे सो रहा है या ट्रॉली पे सो रहा है, तो वो ताने आकर के गिर नहीं जाए, इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो पहली बात तो उसको सुरक्षा देनी है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि जब कन्वर्जन आ रहे होते हैं उस समय बच्चे के मुंह के अंदर दूध की निप्पल या बोतल वगैरह उसको नहीं देनी है, क्योंकि अब क्या होगा, कन्वर्जन आएंगे तो सांस रोक लेगा, और फिर मान लो दूध पिला दिया तो वो दूध सीधा कहाँ जाएगा, फेफड़ों के अंदर जाएगा, तो बच्चे को जो एस्पिरेट करके बच्चा एक्सपायर हो सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जब कन्वर्जन आ रहे होते हैं उस समय है जो अपन बच्चे को कुछ भी दूध वगैरह नहीं पिलाते हैं। ठीक है ना, फिर तीसरी बात होती है कि बच्चे को अपन क्या करते हैं, जब कन्वर्जन आ रहे हो तो सही पोजीशन में सुलाते हैं। सही पोजीशन मतलब आराम से सांस आ सके। सांस रोक दी उसने, सांस आ नहीं रही है, तो अपन क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती हाथ जैसे मान लो मोड़ लिया तो ज़बरदस्ती वापस उसको मोड़ते नहीं है। जैसे कन्वर्जन आ रही है उसको फ्री छोड़ देते हैं, उसको एकदम कपड़े वगैरह खोल कर एकदम जो आरामदायक स्थिति में रख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो कन्वर्जन बड़े बच्चे को भी आ सकते हैं, तो सबके मैनेजमेंट ये साथ में ही है कन्वर्जन के। ठीक है ना, तो कपड़े खोल करके उसको आरामदायक स्थिति में रख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि अगर कन्वर्जन लंबे समय तक रहे, अगर ताने लंबे समय तक आ रही है, तो अब अपन जो उसको ऑक्सीजन लगाते हैं और उसके ऑक्सीजन लेवल को देखते हैं कि कहीं साइनोसिस तो नहीं है, और अगर साइनोसिस होता है तो ऑक्सीजन लगाते हैं। एंटी कन्वर्जेंस ड्रग्स जो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है वो है जो समय पर लगाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अगर मान लो बच्चा दांत भींच लेता है या जीभ बीच में आ जाती है, तो अपन किसी चम्मच या चाकू से या फिर मान लो किसी लोहे के औजार से या किसी भी औजार से अपन उसको छुड़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। जब कन्वर्जन खत्म होगा तो वो अपना आप ही है जो छोड़ देता है। तो मान लो दांत भींच लेता तो दांतों को खुलवाने का प्रयास है जो अपन को नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अब क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन प्रयास करेंगे और वो नहीं खोलेगा, ठीक है, तो अपन थोड़ा ज़बरदस्ती अड़ाते हैं, तो क्या होता है, उससे दूसरी अन्य चोट हो जाती है। कन्वर्जन तो है ही है, साथ में और चोट हो जाएगी तो फिर उसके प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो तानों का एक भाग है, जब ताने ठीक हो जाएगी तो वो मुंह अपने आप खोल देगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, दांतों को वगैरह खुलवाने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके नियोनेटल कन्वर्जेंस। डेफिनेशन हो गई, इटियोलॉजी हो गई, डायग्नोसिस हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, और नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने अभी बोल के बता दिया। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।